सबका इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मोर भारत से कैसे रिलेट करता है? भालू जो होगा फिर उसी प्रकार किस देश से रिलेट कर रहा है। ठीक है, मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो भालू जो होता है, भालू जो है भाई रूस का, ठीक है, भालू रूस का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, भालू रूस का राष्ट्रीय पशु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? रूस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BDCEFHGI। देखो भाई ये क्वेश्चन आपको कैसे करना होता है, जैसे अल्फाबेटिक जो नंबर होता है ना जिस सीक्वेंस में, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए तरीका क्या होता है? देखो H कुछ याद कर लो। H का क्या होता है? जैसे 8 होता है। ठीक है, H का क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, H को आप कैसे बनाओगे? ऐसे, और 8 भी आप ऐसे बनाओगे। I का याद रख लो, I को आप ऐसे लिखते हो ना, तो ये 9, I का कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, I का कितना हो गया? 9 हो गया। T20 मैच होता है, T20 मैच, तो T20 मैच। ठीक है, तो T का याद रख लो, एक आप O का इंपॉर्टेंट है 15, M का याद रखो 13, ठीक, और X का याद रख लो, XYZ 23, यानी कि ठीक है XYZ 24, 25, 26। तो इस टाइप से आप याद कर लो, 5-6 याद कर लोगे तो फिर आप सारा अपना आप बना लोगे। ठीक है, जैसे J का पूछा है, आप J का आपको पता करना है, तो I का 9 है तो J का क्या होगा? 10 होगा। K का क्या होगा? 11 होगा। ठीक है, अब देखिए BDCE, तो आप कोड देख लो, यानी 2 4 3 5। फिर क्या है? F का क्या होगा? EF यानी कि 6। H का कितना होता है? 8। G का 7 9। ठीक है, R का क्या है? 18, फिर 20। S का कितना हो जाएगा? RS यानी कि 19। T का 20, तो U का कितना होगा? 21। ठीक है, अब देखो भाई रिलेशन क्या बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, 2 4 3 5 6 8 7 9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है? 4 का गैप है। ठीक है, यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, और यहाँ भी 4 का गैप है। सही है, तो ऐसे 18, यहाँ भी क्या आएगा? 4 का गैप आएगा ना, 18 और 4 22। ठीक है, 20 और 4 24, 19 और 4 23, 21 और 4 25, तो 22 का कोड क्या होता है भाई? 22 का कोड क्या है? TUV है ना, तो T का 20, तो 22 का क्या होगा आपका? यानी कि V। फिर 24 XYZ X। ठीक है, इसका कितना हो गया? W, फिर Y, तो VXWY यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से विषम शब्द ऑड वन आपको चूज करना है। ठीक है, ऑड वन आपको चूज करना है। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेती हूँ, वीडियो सही है? हाँ जी, ठीक है, चलो। हाँ, तो चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। अब देखिए शुक्र, मंगल, बृहस्पति, ये सारे क्या होते हैं? हमारे ग्रह होते हैं। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या होता है भाई? उपग्रह। क्या होता है? उपग्रह, यानी कि ऑड वन हमारा क्या होगा? चंद्रमा होगा। फिर ACEGIKMOFHJLTU। अब देखो सब में गैप, देखो गैप है ना, ABC एक का गैप है, फिर CDEEFG, तो 1 का गैप है। यहाँ भी देखो IJK KLM MNO है ना, FGH IJ, तो एक का गैप है। लेकिन यहाँ पर देखिए TU, ये दोनों लगातार आ गए, TU, तो ये ही हमारा क्या होगा? ऑड वन होगा। फिर 6 64 24 120, तो यहाँ पर देखो ऑड वन क्या है? 64 है, क्योंकि 64 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, 8 का एक क्यूब भी होता है। ये 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। लेकिन 6 24 120 ना ही ये पूर्ण वर्ग है, किसी के स्क्वायर भी है, ना ही क्यूब है। ठीक है, तो ऑड वन क्या है हमारा? इसमें 64 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश यानी कि जो डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सेम, देखो सेम कहाँ तक आ रहे हैं? ये अप्रोच वर्ड है, ये अप्रोप्रिएट, अप्रूवल, अप्रूव, तो ये RO यहाँ तक ये सब सेम है। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर क्या मिल गया? RO, O के बाद यहाँ मिल गया A है ना, ACH, तो सबसे पहले भाई यही वर्ड आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? A, अप्रोच। उसके बाद देखो यहाँ पर V है, यहाँ पर P है, यहाँ पर V है, तो पहले क्या आएगा? P आएगा, है ना, फिर क्या आएगा? B यानी कि एप्रोप्रिएट। अब उसमें देखो यहाँ पर VAL है, यहाँ पे VE है, तो V और V सेम है, बट V के बाद यहाँ E आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है, तो पहले फिर क्या आएगा? ये आएगा C, फिर D, यानी कि यही सीक्वेंस रहेगा। ऑप्शन नंबर
डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया भाई, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं रीजनिंग में। ए जे एस जी पी वाई, यहाँ बताना आपको क्या आएगा, फिर है एस बी के वाई एच क्यू। तो आपको क्या करना है, इनका नंबरिंग कर लो, है ना। 1 जे का कितना आएगा, क्या है 9, तो जे का क्या होगा 10। आर का कितना होता है 18, तो एस का कितना होगा 19। फिर जी का कितना होता है भाई, एच का जब 8 होता है तो जी का कितना होगा 7, ओ का 15, ओ पी यानी कितना होगा इसका 16, इसका 25। यहाँ का पता नहीं, हमें बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो फिर गैप देखो, गैप देखते हैं। अच्छा पहले इसके भी लिख लेते हैं। एस का कितना है 19, फिर 2 आई जे के यानी कितना होगा 11, यहाँ पर कितना होगा 25, 8 पी क्यू, पी का कितना होता है 16, है ना। ओ पी क्यू, तो ओ का कितना है 15, 16, 17, क्यू का कितना होगा 17। अब देखिए गैप देखते हैं भाई, यहाँ पर गैप कितना है 6 का गैप है, यहाँ पर भी 6 का गैप है ना। 19 और 6 25, ठीक है, 6 का गैप है। तो ऐसे 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 है ना। 6 16 16 16 और 6 22 25, ठीक है। 25 25 और 6, 25 और 6 क्या बनेगा, अब वो देखना है आपको। तो 25 और 6, तो आप तो कहोगे कि भाई वो तो 26 से भी ऊपर पहुंच गया, तो नहीं, आपको क्या करना है 25 और 6 आपको जोड़ना है ना। तो कितना हो गया आपका 31 हो गया। तो 26 तो आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गए, बाकी के जो 5 है वो दोबारा से फिर से ए से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यानी किस पर आ जाएगा आपका ई पर, ठीक है, 5वें नंबर पर। आई बात समझ में। तो अब इसका अब आपको क्या करना है, नंबर देखो, ठीक है। तो क्या नंबर आया भाई 7 और 6 13, तो 13 किसका होता है एम का, ठीक है, एम। फिर 22 का किसका होता है वी का, ठीक है, एम वी ई यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो 6 जगह गैप आ रहा है, सब में 6 जगह गैप आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको देखना है भाई सीरीज ढूंढनी है। 5 9 6 11 7, 5 6 7, फिर यहाँ पे क्या आएगा 8 9 11, यहाँ पे क्या आएगा 13। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर भी ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है ये। आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है। चलो आनंद प्रेमा का पुत्र है, तो ये प्रेमा हो गई भाई, ठीक है, इसका बेटा हो गया आनंद, ठीक है, आनंद प्रेमा का पुत्र है। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपको पता चल रहा है पुत्र है, दैट मींस ये लड़का है, तो उसके ऊपर लिख लो प्लस का साइन बना लो, ठीक है, और लड़की के लिए माइनस का साइन बना लो। आप कुछ भी लिख सकते हो उसके ऊपर, या फिर बॉय बी लिख लो, गर्ल्स के लिए जी लिख लो, कुछ भी। राजीव प्रेमा का भाई है। अब राजीव जो है, राजीव प्रेमा का भाई है, जब भाई है तो ये क्या हो गया प्लस बना लो, ठीक है। नेहा रश्मि की पुत्री है। अब रश्मि कौन है पता नहीं, नेहा राजीव की बहन है। अब नेहा जो है वो राजीव की बहन है, ठीक है, नेहा राजीव की बहन है। इसका मतलब प्रेमा राजीव नेहा तीनों क्या है आपस में भाई बहन हो गए। अब क्या अब पढ़ो, नेहा रश्मि की पुत्री है। अब नेहा जो है रश्मि की पुत्री है, इसका मतलब रश्मि माँ है, रश्मि के तीनों बच्चे कौन कौन, प्रेमा भी, राजीव भी और नेहा भी, है ना, रश्मि माँ है। फिर है आपसे पूछा आनंद का रश्मि से संबंध बताओ। अब आनंद क्या हो गया भाई उसका रश्मि, जब प्रेमा जो है आनंद का बेटा है, तो भाई क्या लगा इसका, यानी कि क्या लगा इसका एक तरीके से ग्रैंडसन, है ना, जो इसे हम बोलता है पौत्र, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे पौत्र, ठीक है, पौत्री। देखो यहाँ पे लिखा है पौत्र और पौत्री, ठीक है, पौत्र और पौत्री। अब एक्चुअल में प्रेमा जो है ना, हमें ये नहीं पता चल रहा। अब आप कहोगे भाई ये तो इसके नानी लगी, प्रेमा नाम से हमें पता नहीं चल रहा है ना कि जो प्रेमा है वो माँ है इसका या बाप है, क्योंकि नाम से भी या तो मेंशन नहीं है कि मदर है या फादर है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि माँ है, नाम से पता चल रहा है नाम, तो नाम नहीं देखना, ठीक है, एग्जैक्टली इसमें जो लिखा हुआ है तो वो आप मानोगे। ये नहीं कि रश्मि तो भाई जो है, रश्मि तो लड़की का नाम है तो मदर हुई, ऐसा नहीं करना इस इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर कि प्रेमा जो उसके फादर हुए और आनंद क्या हुआ, यानी कि उसका बेटा, तो क्या लगा भाई वो पौत्र लगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब देखिए निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब वह निखिल से दुगनी उम्र का होगा। अब देखो रोहन जो है, निखिल जो है अपने भाई रोहन से, अब रोहन बड़ा भाई है, निखिल छोटा भाई है, ठीक है।
इसका मतलब जब निखिल रोहन से कितना छोटा, 8 वर्ष छोटा है, निखिल अपने भाई रोहन से 8 साल छोटा है, यानी कि रोहन जब 8 वर्ष का होगा तब निखिल पैदा हुआ होगा, है ना। ध्यान से समझो, जब रोहन 8 साल का होगा तभी तो निखिल पैदा हुआ, तब निखिल पैदा हुआ, और तभी तो हमने ये बोला कि वो 8 साल छोटा है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि रोहन कितने वर्ष का होगा, तब कितने वर्ष का होगा जब वह निखिल से दुगनी उम्र का होगा। निखिल से दुगनी उम्र यानी कि जब निखिल 8 साल का हो जाएगा तो रोहन कितना होगा, 16 साल का, है ना। तो रोहन कितने का होगा, 16, तो दुगनी उम्र का हो रहा है ना, तो यानी कितने साल बाद होगा वो 16 साल का, 8 साल बाद, ठीक है। तो रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब वह निखिल से दुगनी उम्र का होगा, तो रोहन कितने वर्ष का होगा भाई, 16 वर्ष का होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई भाई। जब रोहन 8 साल का हुआ, निखिल पैदा हुआ, फिर अगले साल ये 9 का हो गया, फिर 1 का, फिर ये 10 का हुआ, फिर 2 का, इस टाइप से करते करते जब रोहन 16 साल का हो गया तो निखिल हो गया 8 साल का, तो रोहन निखिल से दुगनी उम्र का हो गया ना। तो यही पूछा है कि रोहन तब कितने वर्ष का होगा, कितने वर्ष का होगा, 16 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हर बच्चा कर लेता है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो जो सारे जैसे ग्रांट, तो जी यहाँ भी है, आर भी दे रखा है, इसमें ए भी है, एन भी है, टी भी है। तो आप ध्यान से देखोगे, इसमें एक ऑरेंज शब्द है जिसमें ई है, लेकिन यहाँ कहीं ई दिखाई दे रहा है, नहीं है ना, तो यानी कि नहीं पूछा है, नहीं, तो यानी कि ये ऑरेंज ही हम नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखो, यदि अर्थक्वेक को ये लिखा हमने, तो आपसे पूछा इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रॉइड को हम कैसे लिखेंगे। अब देखो, अर्थक्वेक को EARTHQUAK, जस्ट आपने इसमें क्या करा, बिल्कुल उल्टा कर दे, रिवर्स कर दो, ठीक है। तो ऐसे इसको रिवर्स कर दो, तो क्या आ जाएगा, ETAROTCELE। अब देख लो भाई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ETAROTCE, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का आश्चर्य मल्टीप्लाई से, बी का प्लस से, सी का प्लस से, डी का माइनस से है, तो भाई इसकी वैल्यू बतानी है। 8A 3C 24 B 12 D 19, ये पूछा है आपसे। ए का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। सी का मतलब क्या है, सी का आ गया, सी का आश्चर्य प्लस से है, ठीक है, यानी कि 8 गुणा 3 प्लस 24। बी का आश्चर्य नहीं, सी का आश्चर्य प्लस से है, अच्छा ये डिवीजन है भाई, ठीक है, ये डिवीजन लिखा हुआ है। बी का आश्चर्य है डिवीजन से और डी का आश्चर्य है माइनस, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे, 8 दिया 24 प्लस 24/12, तो बॉड मास रूल लगेगा, है ना, पहले मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर आप प्लस नहीं करोगे, क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 12 को 24 से कर कितना है, 2 माइनस 19, 24 और 2 26, 26 में से 19 गया, कितना आ गया भाई, 7 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करो। यदि 2 + 4 + 6 48 दे रखा है, 3 + 2 + 8 48 है, तो ये बताना है। अब देखो भी कैसे सॉल्व कर रखा होगा, क्या मतलब उन्होंने रूल लगाया है यहाँ पर, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 6 48, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 8 6 48, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 7 70, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर लुप्त संख्या आपको चुननी है, देखिए यहाँ पे 28 20 7 है, ठीक है, यहाँ पे 84 35 12 45, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क या नो। तो देखो ये जो वैल्यूज है 28 84 45 जानी पहचानी इन द सेंस टेबल में आ रही है ना, ये 7 के टेबल में आ रही है, और ये आपका 12 के टेबल में आता है, 12 7 84, ये 9 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं करूँ 7 × 20/5, ठीक है, 7 × 20/5, 5 चौक 20, 7 चौक 28 आ गया। ऐसी 35 × 12/5, ठीक है, 5 7 35, 12 7 84। अब यहाँ पे बताना है भाई 45, यानी कि यहाँ पे कुछ मैंने x मान लिया,
तो x गुणा 9/5 तो क्या आएगा, 45 आएगा। ठीक है, 45 आएगा। ठीक है, अब मुझे x की तो वैल्यू निकालनी है, तो 9 पंजे 45 और 5 ही 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, अब देखो, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण को दक्षिण पूर्व और इत्यादि, मतलब जैसे हम डायरेक्शन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, ये मतलब उत्तर, ठीक है, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया और ये आपका हो गया पश्चिम। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि उत्तर को उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम के हैं, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम का है, यानी कि उत्तर को उत्तर पश्चिम, यानी कि आप ऐसे बना लो, डायरेक्शन जो बनाएंगे हम कैसे बनाएंगे, फिर इसको ऐसे, यानी कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट। अब हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब पश्चिम। अब उत्तर को, अब हम क्या कह रहे हैं, उत्तर नहीं कह रहे, अब हम उत्तर को क्या कहेंगे भाई, और देखो क्या कहेंगे, इनको चेंज कर देती हूँ मैं इनके नाम। उत्तर को हम क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। आप इसको घुमा के देखो, देखो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो यानी ये वाली डायरेक्शन जो होगी, ये वाली डायरेक्शन अब हमारी क्या कहलाएगी, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, और ऐसे ही अब ये वाली जो डायरेक्शन होगी, कौन सी, ये वाली डायरेक्शन, ये कौन सी कहलाएगी, ये वाली कौन सी कहलाएगी, वेस्ट साउथ, है ना, यानी कि पश्चिम दक्षिण। ठीक है, ये वाली कौन सी कहलाएगी, ये वाली कौन सी कहलाएगी, पूरब दक्षिण, पूरब दक्षिण। ठीक है, और ये वाली कौन सी कहलाएगी, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। ठीक, अब देखिए, तो एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, दक्षिण पश्चिम का यहाँ से सीधा उत्तर पूर्व की ओर गया, ऐसे गया, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर गया, यानी कि ऐसे गया। ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, फिर बाएं मुड़े, जब वो ऐसे गया तो जब बाएं, यानी कि मैं ऐसे जा रही हूँ सीधे, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इधर है, तो बाएं इधर मुड़ेगा ना, ऐसे बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़ा, सीधा चला, सीधा गया वो, अब फिर दोबारा बाएं कहाँ होगा, ऐसे इधर जाएगा ना। तो अब आपसे पूछ रहा है कि किस दिशा की ओर जा रहा है, तो अब देखो कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा कौन सी है, पश्चिम नहीं कहोगे, कौन सी दिशा है ये, पश्चिम दक्षिण, क्योंकि हमने नाम चेंज कर दिया ना, तो कौन सी दिशा है ये, पश्चिम दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये वाली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, देखिए भाई, ये कथन दे रखे हैं, कुछ निष्कर्ष दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। इसमें से कथन है आपका, कुछ राजा रानियां हैं, तो कुछ राजा रानियां हैं, ऐसे बनेगा, है ना। ठीक है, सभी रानियां सुंदर हैं, सभी रानियां सुंदर हैं, जितनी भी रानियां हैं भाई सुंदर हैं। ठीक है, ऐसे बनेगा डायग्राम। अब निष्कर्ष क्या है, सभी राजा सुंदर हैं, नहीं ये तो नहीं पढ़ रहा ना, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये तो सुंदर नहीं है। सभी रानियां राजा हैं, नहीं भाई, तो कोई सा भी फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि ना ही निष्कर्ष सही, यानी कि कोई सा भी फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ना निष्कर्ष 1 सही है, ना ही निष्कर्ष 2 सही है। अब यहाँ देखो, आकृति में त्रिकोण की संख्या बतानी है, त्रिकोण कौन कौन से हैं, इसमें कितने त्रिकोण है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो पहले हम सिंगल जो ट्राइंगल है उनको काउंट करेंगे। ठीक है, एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो 1 1 वाले हैं सिंगल, तो कितने हैं, वो 10 हो गए। अब दो ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल आ रहा है ना, जिसके अंदर 2 ट्राइंगल आ रहे हैं, वो ट्राइंगल काउंट करेंगे, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि 2। अब 3 वाले देखेंगे। ठीक है, अब 3 वाले देखेंगे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ पूरा ताकि समझ में आ जाए। अब 3 वाले ट्राइंगल देखेंगे, देखो 1 2 3, यानी कि एक ये ट्राइंगल है ना, और एक ये ट्राइंगल। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, 3 ट्राइंगल आ रहे हैं ना, तो ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, 1 2। ठीक है, अब और कौन सा बन रहा है इसके अलावा, एक ट्राइंगल ये पूरा है ना, और एक ट्राइंगल ऐसे, 4 बन रहे हैं, 4। तो 10 और 2 12 और 4 16, यानी कि 16 ही इसका आंसर है।
क्लियर होगी बात? चलो भाई, अब इसमें से बताना है कि कौन सा वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। हाथी, शेर और पशु। तो पशु भाई पूरा होगा, है ना। अब पशु के अंदर हाथी भी होगा और शेर भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। हाथी और शेर का आपस में कोई लिंक नहीं है क्योंकि, ठीक है। चलिए फिर से क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष वाला। सभी बकरियां गाय हैं, सभी गाय जानवर हैं। सभी बकरियां गाय हैं, ठीक है। सभी गाय जानवर हैं, सभी गाय जानवर हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष देखते हैं। सभी बकरियां जानवर हैं, सभी बकरियां जानवर हैं, हाँ बिल्कुल सही है। सभी जानवर बकरियां हैं, सभी जानवर बकरियां नहीं, है ना। सभी जानवर बकरियां नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है? तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, ठीक है। केवल निष्कर्ष 1 सही है। नेक्स्ट है भाई, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृतियों को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, ठीक है। यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है जिसके अंदर समा रही है वो देखना है। तो देखो भाई, एक ऐसे है इसके अंदर, एक ऐसे है, तो इसमें तो नहीं है ना, इसमें है, ठीक है ना, इसमें है ना, इसमें दे रखा है जिसमें प्रश्न आकृति समाहित है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है प्रश्न आकृतियों में दिए दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसे दिखाई देगा। देखो भाई, हमने ऐसा आप लोगों ने बचपन में किया भी होगा। पहले कागज लिए, इसको ऐसे फोल्ड करा, ठीक है, ऐसे फोल्ड करा, फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से छेद करो, यहाँ पर छेद कर रखा है। जब इसको आप ऐसे खोलोगे एक बार, ठीक है, तो कैसे आएगा? इस टाइप से, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। फिर दोबारा से ऐसे खोलोगे तो कौन सा फॉलो करेगा भाई? ये वाला ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन नंबर सी और डी में कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, है ना। ये तो साफ साफ पता चल रहा है ये तो नहीं पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। ओह एक सेकेंड, हाँ इसको मैं रब कर देती हूँ। देखिए, अब देखो यहाँ पर देखिए, ये जो पैटर्न है ना, पैटर्न देखो ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऊपर भी देखो ये पूरा गोलाई में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ऐसे ऐसे ऐसे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। अब देखिए, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखे जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी, यानी कि मिरर इमेज आपका बताना है, ठीक है। मिरर इमेज, तो बी की मिरर इमेज क्या होगी? देखो ये मिरर है, तो बी पहले तो बी है, तो बी की मिरर इमेज आपकी ऐसे बनेगी। अब ये जो दे रखा है, ये के की मिरर इमेज दे रखी है। जब के की मिरर इमेज आप करोगे तो के ही बनेगा ना, है ना भाई। के की मिरर इमेज अगर आप करोगे, मतलब के की जो मिरर इमेज है ना वो दे रखी है यहाँ पे, तो इसका जब आप फिर से आप इसका मिरर इमेज करोगे तो के ही बनेगा, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा? के आ जाएगा ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। तो यानी कि ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है रीजनिंग का ऐसे, और बहुत ही आसान होता है। इसमें सबसे बड़ी बात ना, बच्चों जो पहली बार जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती वो क्या करते हैं, 2-3 मिनट तो इसको पढ़ने में लगा देते हैं, इस पूरे को। कुछ नहीं पढ़ना इसमें से, आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, मैं बता रही हूँ। क्योंकि जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होती है उन्हें पता है कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। इतना बड़ा ही पैराग्राफ दे रखा हो तो उसको 2-3 मिनट लगा देंगे, 5 मिनट लगा देंगे, समझते रहेंगे। कुछ नहीं पढ़ना इसमें आपको। देखो इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स दी गई होती है, ठीक है। मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको ना अल्फाबेट का देखना है कि किस कॉलम में आ रहा है। तो मैट्रिक्स अगर हम फॉलो देखो पढ़ते हैं तो ये हमारी होती है रोज, ठीक है, और इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। ये वाले जो होते हैं ये हमारे होते हैं कॉलम्स, ठीक है, सही है। यानी कि रो का मतलब क्या है? पंक्ति, हिंदी में पंक्ति बोलेंगे, और ये क्या होता है? हमारे कॉलम होते हैं, ठीक। अब जैसे ए है तो ए हमारा किस में आ रहा है? 0, यानी कि 0 0 में। ई का क्या होगा? 0 और 1 होगा। एस का क्या होगा? 0 और 2 होगा, ठीक है। इस टाइप से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा उदाहरण के लिए ए को 12, यानी 12 का मतलब क्या हो गया? 1 पहले 12, इसका मतलब कि पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। तो पहली पंक्ति ये और दूसरा कॉलम ये, यानी कि ए की पोजीशन ये हो गई, ठीक है। ए की पोजीशन हमारी ये हो गई, ठीक है। ए की पोजीशन क्या हो गई हमारी? यहाँ पर हो गई। अब फिर क्या दे रखा है यहाँ पर? जैसे आर,
आर को 57 76 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। 57 का मतलब क्या है कि पांचवी तो रो हो गई और 7th कॉलम हो गया। पांचवी रो यहाँ पे तो नहीं है, इस वाले में आ जाओ। पांचवी रो ये और 7th कॉलम यानी कि आर यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि इसी तरह से आपको दिए हुए शब्द रोज के लिए समूह को पहचानना है। तो अब ये जो क्वेश्चन करते हैं हम ऑप्शन से करते हैं, हमेशा हमेशा याद रखना ऑप्शन से करेंगे। अब ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। पहले 86 पर आओ, यानी कि 8th रो 6 कॉलम। क्या मिल गया पहले? 8th रो 6 कॉलम यानी पी मिला ना, तो पी और रोज के लिए नहीं है, ROSE यानी कि ये आर को तो नहीं बता रहा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड पे आते हैं 88 8th रो 8th कॉलम, ठीक है, आर को बता रहा है, ठीक बात है। 76 यानी 7th रो 6 कॉलम, तो ये भी आर को हो गया, तो नहीं, ये तो ओ का तो नहीं है कोड, गलत हो गया ना, ओ का तो नहीं है ये वाला कोड, गलत हो गया। सी पर आते हैं, सी वाले पर 95 9th रो 5th कॉलम, ठीक बात है, आर, ये तो आर का है, सही है। 75 देखेंगे, 7th रो 5th कॉलम, ओ भी है ये, ठीक बात है। 02 यानी 0 रो 2 कॉलम, एस भी है। 32 को देखते हैं, 3 रो और 2 कॉलम यानी कि ई, तो भाई यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हमेशा आप ऑप्शन से करोगे और इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन देखना, ऑप्शन से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी तथा ई का वजन अलग अलग है। ठीक है, सी केवल ए से भारी है, सी जो है केवल ए से भारी है, यानी कि ए सबसे हल्का है, डी बी से हल्का है, डी बी से हल्का है पर ई से भारी है। डी जो है बी से तो हल्का है लेकिन ई से भारी है, यानी यहाँ कहीं एडजस्ट करेगा। पांचों में सबसे भारी कौन हुआ भाई? बी हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो व्यक्ति मतलब सेंटेंस दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष मान्यताएं 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह सामान्यतः शर्त तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य मतलब सेंटेंस में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। अब वक्तव्य क्या दे रखा है कि जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है। सेकेंड है जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? पहला दे रखा जल ठोस है, दूसरा दे रखा जल गैस है। अब देखो भाई इन सेंटेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इन वक्तव्य से जो ये सेंटेंस दे रखे हैं इसका कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आएगा भाई? ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलते हैं, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहे हैं इसमें। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिकोण हैं ये बताना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो पहले ही होगा। अब हम कौन से गिनेंगे? 2 वाले ट्रायंगल, 1 फिर 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 ये हो गए। अब कौन से गिनेंगे? ठीक है, अब कौन से गिनेंगे जिसमें 4 ट्रायंगल आ रहे हैं? 3 तो क्योंकि कोई ऐसा ट्रायंगल नहीं बन रहा जिसमें 3 ट्रायंगल बन रहे हो, है ना, तो 4 वाले बन रहे हैं। तो एक तो ट्रायंगल ये हो गया, है ना, और एक कौन सा बन गया? एक आपका ट्रायंगल ये वाला हो गया, 1 2। ठीक है, फिर 3 ये वाला हो गया। ठीक है, तो 8 और 4 12। ठीक है, 12, एक और बनेगा यहाँ पर, एक देखो एक, हाँ कौन सा बन रहा है देखो मैं आपको बता दूं, कलर चेंज करती हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए पहला ट्रायंगल 1 ये बन गया, ठीक है, और 1 ये बन गया, 2 तो बन गए ये वाले। ठीक है, 2 तो ये वाले बन गए। उसके बाद अब कौन सा बना है? एक आपका, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। ठीक है, तो कितना होगा? आपके 8 और 4 12 और 2 14 और 2 16। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। फिर यदि 83 प्लस 87 बराबर 80, अब देखो कुछ रिलेशन निकालना है, कैसे हो रहा है भाई ये देखना है। और 77 प्लस 57 इक्वल्स टू 84, 95 प्लस 47 ये बताना है। ठीक है, चलो अब देखो 8 दिया 24, एक मिनट
83 प्लस 87 है, सॉरी, ठीक है 87, और 8 सत्ते 56, तो 24 और 56 को जोड़ दो, कितना आएगा आपका 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ऐसी 7 सत्ते 49, 5 सत्ते 35, ठीक है, इनको जोड़ दो कितना आएगा 84 आएगा। 5 नहीं 45, 7 चौक 28, ठीक है, 5 नहीं 45, 7 चौक 28, तो 45 और 28 को जोड़ो कितना आ जाएगा, 8 और 5 13, 4 और 3 7, 73, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। फिर देखिए 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो तो 2 अक्टूबर 2015 को आपसे पूछा कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसके लिए हम निकालते हैं सबसे पहले विषम दिन, ऑड डेज, ठीक है। ऑड डेज कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे जनवरी, सबसे पहले लिखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने दिन है इसमें 31, इसमें 28, इसमें मार्च, इसमें 31, फिर अप्रैल में 30, फिर 31, फिर 30, 31, 31, 30, ठीक है। अक्टूबर में केवल 2 दिन की बात की गई है, 2 अक्टूबर तक के लिए बात की गई, ठीक है। अब ऑड डेज विषम दिन हम कैसे निकालते हैं, 7 से भाग करके, 7 से भाग करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 26 जनवरी की बात की गई है, 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा है, ठीक है, 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा है, तो उसके बाद कितने दिन बच रहे हैं, 5 दिन बच रहे हैं, तो वो हम काउंट करेंगे, 26 तक नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो 5 को 7 से भाग, अब देखो 5 दिन है तो जब 5 को आप 7 से करोगे तो 5 ही रिमाइंडर आएगा ना यहाँ पे, तो 5 आ जाएंगे आपके विषम दिन, ठीक है। मतलब विषम दिन अगर हम जब काउंट करते हैं तो हम 7 से भाग करते हैं, ठीक है। जो रिमाइंडर बचता है वो हम लेते हैं विषम दिन। अगर वो जो भाग जिसको हमें करना है वो 7 से छोटा है तो हम उसको हम वही मान लेते हैं, जैसे 5 है ना तो 5 ही आ जाएगा। अब 28 को आप 7 से भाग करोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0। ऐसे 31 को 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 3 बचेगा रिमाइंडर। शेष लिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये हमारे विषम दिन, ऑड डेज बोलते हैं इनको, विषम दिन, ठीक है। यहाँ पर 5 कैसे आया, क्योंकि 26 के बाद हमें काउंट करना है, 26 के बाद हमें देखना है, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है, तो 5 आ गया। अब अप्रैल में कितने दिन, 30, तो 7 चौक 28, तो कितना बचा शेष, 2, यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2। अब अक्टूबर है तो इसमें 2 दिन ही है ना, तो 7 से छोटा है तो यानी कि ऑड दिन क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ लो, अब इन सबको जोड़ लो, 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18 और 3 21, 21 और 2 23 और 2 25। अब इसको अब हम 7 से भाग करेंगे, अब हम इसको जो टोटल आ गए विषम डेज फिर से हम इसको 7 से भाग करेंगे, तो 7 या 21, तो शेष कितना बचा, 4, कितना बचा 4, ठीक है। अब 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, सोमवार, तो सोमवार के आगे 4 दिन बाद कौन सा आएगा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो इस टाइप से आप करोगे, हिसाब मत लगाने बैठ जाना, ठीक है, चाहे छोड़कर आ जाना ये वाला क्वेश्चन, बट अगर आप वैसे करने बैठ जाओगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई नीचे 4 आकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं, इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में समानता है तथा एक आकृति अन्य 3 आकृतियों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। भिन्न आकृति कौन सी है, तो 4 आपको फिगर दे रखी है, तो इन चारों फिगर में से आपको देखने की ऑड वन कौन सी है, भिन्न आकृति कौन सी है। तो देखो यहाँ पे एक लाइन है, ये 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, यहाँ पर क्या है, केवल एक लाइन यूज हो रही है, यानी कि ऑड वन कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे, सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n(n-1/2), ठीक है। तो n(n-1/2), जब सब लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो काफी बार मैथ्स में भी आ जाता वाला क्वेश्चन, तो कितनी बार हाथ मिलाए गए, n(n-1/2), n क्या है यहाँ पर 8 -1 यानी कि 7, तो कितनी बार मिलाएंगे भाई, 28 बार, कितना जाएगा 28, इसका आंसर हो जाएगा। रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है,
रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वो दाहिने घूमकर, अब दायां हाथ इसका इधर होगा ना, 1 किलोमीटर चला, फिर वो दाहिने घूमा, अब जब इधर जा रहा है तो दाहिना इसका इधर होगा, फिर दाहिने घूमा और 2 किलोमीटर चला। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, जब वो उधर जा रहा है तो किस दिशा में होगा उसका चेहरा, दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 60% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, 44% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं तथा 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन तथा समाचार भी देखते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो ना तो समाचार पत्र पढ़ते हैं ना ही दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो आपको मैथ्स में भी आ जाएगा और रीजनिंग में भी आ जाता है, वैसे मैथ्स का क्वेश्चन है ये। तो एक फॉर्मूला होता है क्या, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो सर पहले हम निकालो कि कितने लोग ऐसे हैं जो दूरदर्शन पर समाचार भी देख रहे हैं और कितने और क्या बोलते हैं समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 62% लोग जो है समाचार देखते हैं, ठीक है, प्लस 44% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, माइनस 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं और दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं। 24 ऐसे जो दोनों देख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसे आप जोड़ो, इनको कितना आ गया, 4 और 2 6, 6 और 4 10, माइनस 24, तो 24 माइनस करो कितना आ गया 2, यानी कि 82। ठीक है, 82% लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, मतलब समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और सॉरी दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं और समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि 82% लोग में से कोई ना, मतलब 82 देखो पूरा 100% है और 82% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो ना तो समाचार पत्र पढ़ते हैं ना ही दूरदर्शन पर समाचार पत्र, सॉरी ना ही दूरदर्शन पर समाचार देखते, जैसे कि मैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करती इसमें से। तो कितने हो जाएंगे, 100 में से 82 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 18% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जरूर लिख लेना कहीं भी, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको लिख लेना। ठीक है, यदि किसी कागज को नीचे दिए गए प्रश्न में दिखाए अनुसार मोड़कर काटा जाए तो खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। ठीक है भाई, चलो देखो पहले कागज था, इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ा, फिर इसको ऐसे मोड़ा, अब यहाँ एक छेद कर दिया। जब आप इसको खोलोगे, ऐसे खोलोगे तो यानी कि ये वाला छेद यहाँ जाएगा, फिर इसको आप ऐसे खोलोगे, है ना, तो एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, ऑप्शन बी और डी तो नहीं है, ए और सी एक जैसे से लग रहे हैं ये तो, है ना, ये आएगा सी। सी को आप देखो थोड़ा इसमें गैप ज्यादा दे रखा है, ठीक है, ये पास पास दे रखिए। पास पास का मतलब यानी कि अगर ये वाला छेद हमारा यहाँ होता ना, ये वाला छेद यहाँ होता तब ए ऑप्शन आता आपका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन है आज का, यदि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया जाए तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा, ये पूछा है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, है ना, तो बढ़ता हुआ क्रम सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई, 376, फिर 476, फिर कौन सी आएगी 568, फिर क्या आएगी इसमें से, ऐसा नहीं 292 है सबसे छोटी संख्या, है ना, देखो ध्यान से पढ़ना बिल्कुल, जैसे मैंने इसको नहीं देखा, 292 है। ठीक, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा, ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा। तो पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे, हाँ तीसरे पे कौन सी आ गई, ये आ गई, ठीक है, चौथी पे आ गई ये, ठीक है 568, फिर पांचवे पर फिर क्या आएगा 776, फिर 843, फिर 988। अब ऊपर से क्या रहा है, ठीक है, ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक, ऊपर से यानी कि अब यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, ये वाला मतलब ऊपर से यानी कि ये वाला सीक्वेंस, यहाँ से देखोगे आप 1 2 3 4, ठीक है, तो चौथी संख्या का मध्य अंक कौन सा है भाई, 6 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे रीजनिंग के, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया था, किसमें से, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक से। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरा चैनल अभी नया है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मैथ्स का एक और प्रैक्टिस सेट। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।